नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे इस खास कार्यक्रम में आज मेहमान हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस। बिहार तक के इस कार्यक्रम में सर आपका स्वागत है। जी, आपको भी नमस्कार। अब शुरुआत करते हैं सर। आज पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई है, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत सरकार ने ये फैसला लिया, भारत सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये एक्शन बहुत पहले लेना चाहिए था। अच्छा। जिसमें 2019 में फुलगामा घटना हुई थी, उस समय ये एक्शन लेना चाहिए था, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। खैर जो हो, देर से ही, लेकिन दुरुस्त भारत सरकार के द्वारा ये एक्शन लिया गया। इससे देश में लोगों में काफ़ी खुशी है और निश्चित रूप से जिस तरह से दर्दनाक घटनाएं घटी है उसका निश्चित रूप से बदला लेना चाहिए। चलिए, अब जिस तरीके से कई ये भी चर्चा चली जब पहलगाम पर अटैक हुआ और उस वक्त जब देश के लोगों का एक सोच कहिए जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा था कि हमें बदला जल्दी लेना चाहिए, लेकिन उसी दौरान कैबिनेट का एक फैसला आता है जातीय जनगणना का। फिर ये भी कहा गया कि भाई विपक्ष का मुद्दा था, इसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले छीन लिया मोदी सरकार ने। देखिए, ये बात सही है कि देश में जातीय जनगणना का मुद्दा सबसे पहले विपक्ष के द्वारा उठाया गया था। और जहाँ तक मुझको जानकारी है कि 1996 में जब आदरणीय देवगौड़ा जी की सरकार थी और उसमें पूरे देश के जितने भी समाजवादी लोग थे, उसमें हमारे बड़े भाई साहब थे, उसमें हाउस के वो सदन के नेता भी थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी थे, और उस समय इवन कि श्री नीतीश कुमार जी भी थे। और सब लोगों की एक मांग थी कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो, लेकिन उस समय पार्लियामेंट में हो हल्ला हंगामा होकर रह गया और जातीय जनगणना नहीं हो सका। 31 वर्ष के बाद 96 है और ये 29 वर्ष के बाद ये मामला भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति मिली कि देश में जातीय जनगणना हो। इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन ये फैसला तुरंत लागू होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2026 में परिसीमन कमेटी की बैठक है पूरे देश में, जितना भी लोकसभा है, जितना भी विधानसभा, उसके परिसीमन जिसे डिलिमिटेशन कहते हैं। हाँ, उसको अंग्रेजी में डिलिमिटेशन कहिए। तो परिसीमन कमेटी की बैठक है और उसमें जनसंख्या के आधार पर, चूँकि अभी जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें मुझको जहाँ तक जानकारी है कि तकरीबन 55 से 60 करोड़ की आबादी थी पूरे देश में। और उस समय जो रिजर्वेशन हुआ था शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, पिछड़ी जाति के, मंडल कमीशन से लेकर जो भी रिजर्वेशन हुआ था, और आज देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, ठीक ना। और उस समय जो लोकसभा का गठन हुआ था या विधानसभा का जो गठन हुआ था, लोकसभा में मिनिमम था उसमें 10 लाख, अब किसी लोकसभा में 25 लाख हो गया, 26 लाख हो गया, दिल्ली का एक लोकसभा जिसमें 33 लाख। सही बात। तो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी हो गई। तो उसको जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या जो असेंबली के मेंबर हैं, इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है कि अपने क्षेत्र का विकास लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवित थे तो उसमें हुआ था परिसीमन कमेटी की बैठक है 2025 में हो, 25-26 का मामला 26 में हो, और समय आ गया है 26 में परिसीमन कमेटी की बैठक होने का। उसके में हिसाब से लोकसभा और विधानसभा में जनगणना के हिसाब से या रिजर्वेशन के हिसाब से वो नया परिसीमन के में क्षेत्र का परिसीमन होगा। उसमें लगभग 750 से कुछ टोटल मिला के पूरे देश में लोकसभा। इस पर भी तो विवाद है ना, साउथ के स्टेट कह रही है कि भाई हमने, वही बतला रहा हूँ, तो वो होने वाला है। अब जो जातीय जनगणना है जिसकी चर्चा आपने की,
ये जातीय जनगणना को यदि तुरंत लागू किया जाए, जैसा कि हमने अखबार में पढ़ा है, टीवी में आया है कि इसके पूरे लागू करने में पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 वर्ष लगेगा। तो उतनी और इसका प्रक्रिया शुरू होगा सितंबर से। नहीं तो इससे देश की जनता को भला होने वाला नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो दलित का जो आरक्षण था, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल टाइप का जो आरक्षण था, उसमें 60 करोड़ की आबादी थी पूरे देश में, और आज 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। तो उस आरक्षण जो जनगणना के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, वो तो उससे वंचित हम लोग हैं। समाज वंचित है, बीपी मंडल कमीशन का भी समाज वंचित है। तो इसलिए मैं जातीय जनगणना जो कैबिनेट से फैसला हुआ उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ साथ मेरा ये भी आग्रह है कि 2026 तक निश्चित रूप से जातीय जनगणना का हो जाना चाहिए और अखबार में के माध्यम से विज्ञापन निकल जाना चाहिए। चलिए, अब बिहार विधानसभा चुनाव पर आते हैं। कितनी सीटों पर सर आपकी तैयारी है? देखिए, हमारी पार्टी 2014 में, उस समय हमारे बड़े भाई साहब जीवित थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के वही थे। उस समय में पार्टी की फैसला हुई थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ जाएं, और 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ गए, और पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से हम लोगों ने एनडीए गठबंधन का साथ दिया, जब तक पासवान जी जीवित थे तब भी, और उनके स्वर्गवास होने के बावजूद भी। लेकिन और मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्ट्री का मुझको मौका भी मिला। मैं 2.5 वर्ष तक भारत सरकार में मैं मंत्री भी रहा, और जब 2024 में जब लोकसभा का चुनाव का समय आया तो बिना मेरे जानकारी के, बिना कुछ किए हुए हमारी पार्टी के जो लोग 5 सांसद थे सभी का टिकट काट दिया गया। कारण मुझको आज तक पता नहीं है कि आपने क्यों टिकट काटा। क्या मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप था, या हम एनडीए के खिलाफ काम कर रहे थे, या हमारी पार्टी के जो सांसद थे वो खिलाफ काम कर रहे थे? नहीं, इन लोगों ने एक गलत सर्वे करवाया। कुछ जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, या कुछ सत्ताधारी लोग भी हैं जो हमारे विरोधी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, इन लोगों ने टेबल पर सर्वे करा करके और भारत सरकार को भेजा कि भाई इन लोगों की स्थिति खराब है, इन लोगों का ये है वो है करके इन लोगों ने टिकट काट दिया। लेकिन मुझको लगा, जब मुझसे प्रेस साथी ने पूछा, प्रेस के साथी ने, आखिर क्या कारण है कि आपका और आपके पार्टी के लोगों को चुनाव से वंचित किया गया है, तो मैं बहुत सोचने समझने के बाद मुझको इस बात का एहसास हुआ कि मैं चूँकि दलित परिवार में पैदा लिया हूँ और दलित की पार्टी है, तो मुझको लगता है कि एनडीए सरकार दलित विरोधी सरकार है, और इसीलिए उन लोगों को, हमारे पार्टी के लोगों को टिकट से वंचित किया। हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ, हमारे पार्टी के साथ में न्याय नहीं हुआ। लेकिन जब आप ये आरोप लगाते हैं तो आपके जो सांसद थे वो सारे तो दलित नहीं थे। दलित की पार्टी तो है, लेकिन फिर चिराग तो उधर है। नहीं, अब चिराग की बात आप छोड़ दीजिए, मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ। चिराग तो अकेले न थे जी उधर, हम लोग इसमें दलित थे, अक़लियत के लोग थे, सभी लोग थे इसमें। फिर उसके बावजूद भी, टिकट से वंचित होने के बाद भी हमने देखा व्यक्तिगत हित को माइनस करके राष्ट्र हित में, देश हित में, देश की पुकार थी इस समय में कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम पूरे देश में एनडीए गठबंधन को साथ दें। हम लोगों ने साथ भी दिया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब नामांकन था तो हम लोगों को सूचना मिली, ऑफिशियली सूचना मिली, तो हम लोग वहाँ गए भी, उनके नामांकन में बनारस भी गए, जहाँ जहाँ कहीं प्रोग्राम हुआ उनका, माननीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, तो जहाँ सब जगह हम लोग गए। रिजल्ट निकलने के बाद 6 महीना तक हम लोग इंतज़ार किए, लेकिन 6 महीना के बाद बिहार में जो एनडीए के नेता हैं उन लोगों का बयान आया कि बिहार में एनडीए गठबंधन में सिर्फ 5 दल है, 5 पांडव की पार्टी है, तो हमारे दल के लोगों को उसमें नाम और निशान नहीं था। तो हमारी मजबूरी हो गई। फिर पार्टी का प्रेशर हुआ, फिर हम लोगों ने बैठक बुलाई। बैठक बुलाने के बाद हुआ कि चलो गांव की ओर, हम लोगों का नारा हुआ चलो गांव की ओर, और हम लोग पूरे बिहार में, स्वयं मैं भी गया, मेरे साथ में काफ़ी संख्या में लोग थे,
पूरे बिहार में जिला का हम लोगों ने भ्रमण किया और अभी तक हम 22 जिला गए। और 22 जिला में जाने के बाद जो हमारा वोटर है, सपोर्टर है, जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, वहाँ काफ़ी भीड़ भी हुई और काफ़ी स्वागत भी हुआ। और उसमें हम एक मत से लोगों की राय हुई कि आप एनडीए गठबंधन ने आपके साथ में न्याय नहीं किया है, इसलिए आप एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ दीजिए। तो मैं सबसे अच्छा दिन समझा, चूँकि हम लोग दलित की पार्टी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, दलितों के लिए भगवान हैं। यदि वो आरक्षण की सुविधा नहीं होती संविधान में तो आज हम लोग इस चेयर पर नहीं बैठते। इसलिए हम लोगों ने दिन सोचा कि 2014 में हम एनडीए गठबंधन के साथ गए थे और 14 अप्रैल बाबा साहब का जयंती समारोह है, उस दिन हम लोगों ने चुना और उस दिन हम लोग विधिवत बापू सभागार में रैली बुलाई। काफ़ी संख्या में लोग, हाँ, वो देखा था भी होगा। हाँ। और उस दिन हम लोगों ने पार्टी की राय के मुताबिक विधिवत हम लोग एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। नहीं तो बीजेपी के आप अच्छे संबंधी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वो भी बड़ा विभाग आपने संभाला, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त इस तरीके से छोड़ देना साथ, वो भी जो आप कह रहे हैं कि आपको बताया तक नहीं गया, तो क्या ये माना जाए चूँकि उनके साथ चिराग की ताकत बढ़ रही थी इसलिए उन्होंने एक साथी छोड़ा, दूसरे को पकड़ लिया कि ये इसके साथ अब लंबा चलेंगे? अब उसके उनके अंदर में क्या, कौन सा सोच कभी हुआ, आपकी नहीं प्रधानमंत्री से बात हुआ। नहीं? मैं तो जिस दिन अखबार में मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, उसके 2 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग थी, मैं मीटिंग में भी था। उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी बात हुई, माननीय गृह मंत्री जी की बात हुई, लेकिन कहीं भी इसका जरा सा भी भनक नहीं लगा। और फिर अब अंत में हमारे साथ मजबूरी थी, चूँकि देखिए हम लोग राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात तो नहीं है, राजनीति करने वाला व्यक्ति है। हम लोग उस जमाने से राजनीति करते, 8 से 48 वर्ष पहले बिल्कुल बिहार विधानसभा के हम सदस्य हुए और 7 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, 1 बार एमएलसी रहे, 9 बार लोकसभा गए। बिहार में भी 4 बार हमको सरकार में रहने का मौका मिला, भारत सरकार में रहने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों को जन्म नहीं हुआ होगा राजनीति में, जिसकी चर्चा आप करते हैं उसका जन्म नहीं था। और हमारा 48 वर्ष से हम पार्लियामेंट्री लाइफ में, हमारा जिंदगी 77 में पहली बार हाउस में हम सबसे कम उम्र के विधायक थे। आप ये जोड़ लीजिए कि 77 में हमारा क्या उम्र रहा होगा। और उस समय से हम लगातार एक विधानसभा क्षेत्र से मैं 7 बार विधायक रहा। तो ये हम लोग का राजनीतिक अनुभव है। और जहाँ तक पार्टी की सवाल है और जहाँ तक हमारे परिवार का सवाल है, तो हमारे पिताजी किसान थे, छोटे मोटे किसान थे और कबीरपंथी थे। कबीरपंथ के बहुत बड़े समर्थक, देखिए मेरे पिताजी का फोटो है। उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई हमारे तीनों भाई का, तो एक सुदूर गांव में टापू में पैदा लेने वाला व्यक्ति, हम तीनों भाई में बड़ा पार्लियामेंट से भारत सरकार के मानचित्र पर गए। देश का जो सर्वोच्च पर सांसद है, सदन है, उसके अब मेंबर तीनों भाई हुए। तो ये शिक्षा मुझको दी गई। और जिसकी अब चर्चा करते हैं उस व्यक्ति का उसको जन्म भी नहीं हुआ था और 48 वर्ष पूर्व मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ और वहीं से हमारी राजनीति शुरू हुई। और मैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि हमारे तीनों भाई में राम, लक्ष्मण और भरत की जोड़ी हम लोग तीनों भाई थे। और तीनों भाई में कभी न मनभेद हुआ, न मतभेद हुआ, न किसी चीज़ का कोई झगड़ा नहीं हुआ। और हम शुरू से, जब से राजनीति में आए हम, तब से बड़े भैया के हम समर्थक रहे और राजनीतिक सलाहकार भी मैं रहा। और मैं शुरू से संगठन करता हूँ, पूरे बिहार के लोगों ये तो जानकारी लोगों तक के लोगों को मालूम है, बैक में आप कि थे मैं पार्टी संगठन के। करता शुरू से रहा हूँ। और बड़े साहब जो देश के इतने बड़े मानचित्र पर नेता बने, आज सेकेंड अम्बेडकर की जो उपाधि उनको पब्लिक ने दिया है, उसमें कहीं न कहीं मेरा भी योगदान है। तो मैं शुरू से संगठन करता रहा हूँ। और यही कारण आप देखिएगा, जब हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला, फिर भी हम जब यहाँ स्टेट कमेटी की बैठक बुलाए तो हम बिहार में 38 जिला है और हमारा एक दलित सेना संगठन चलता है, जिसकी हम, उसके भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो एक सामाजिक संगठन है, जहाँ कहीं भी दलितों पर अत्याचार हो तो हम लोग वहाँ जाते हैं, घटनास्थल पर जा करके उसका निराकरण करते हैं। तो 38 जिला में से 36 जिला का अध्यक्ष आज ही मेरे साथ है। दलित सेना का तो 38 में 38 जिला अध्यक्ष मेरे साथ में है और पार्टी के 38 जिला में से 36 जिला अध्यक्ष मेरे साथ में। इतना होने के बावजूद भी, चूँकि कार्यकर्ता कैसे सम्मान दिया जाए,
वो काम हमारी पार्टी के द्वारा हम लोग करते हैं। और हमारी पार्टी का जो संविधान है जो ये है कि उसमें शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उसके पर कहाँ दुख हुआ, दर्द हुआ, क्या हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, लूट हुआ, उसका समाधान हम लोग करते हैं। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान निर्माण हुआ तो उस समय जो आरक्षण की सुविधा दी गई तो आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो उस समय में कमज़ोर व्यक्ति था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये सोच था कि हम आरक्षण की सुविधा दे करके उन लोगों को समान कोटि में लाएं। और उस समय देश में छुआछूत की भावना थी। आज तो छुआछूत की भावना, आज जात पात अधिक उभर गया है लेकिन छुआछूत की भावना आज कम है। लेकिन उस जमाने में जिसमें संविधान लिखा गया था और बाबा साहब भीमराव देश के मानचित्र पर थे उस समय भी छुआछूत की भावना थी और खुद उसके चलते बाबा साहब भीमराव को भी झेलना पड़ा। तो वो समाप्त करने के लिए उन्होंने आरक्षण की सुविधा दी। तो आप बड़े भाई को मिस करते हैं कि आज होते तो थोड़ा बेहतर स्थिति होती? मैं रोज़ पूजा करता हूँ। अब मूर्ति देख लीजिए, बड़े भाई का, छोटे भाई का, पिताजी का। मैं रोज़ स्नान ध्यान करने के बाद जब तक मैं पूजा नहीं करता हूँ तो मैं अन्न जल नहीं करता हूँ। वो हमारे परिवार के देवता थे, हम लोग आज भी देवता मानते हैं उनको। और मैं आपको पहले कहा कि मैं उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। आज भले कोई कुछ बोल ले लेकिन मैं पासवान परिवार में जन्म होने का मुझको गर्व है। ये जान लीजिए, पासवान परिवार में जन्म होने, कुछ लोग कहता है कि हम ये है वो हैं, लेकिन हमारी बात लीजिएगा, हमको खुशी है पासवान परिवार में जन्म लेने का। और पासवान समाज देखिए, हमारा जो जात है, पासवान का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करने वाला जात हमारा है। और आज से नहीं, अंग्रेज के ज़माने से लेकर, मुगल पीरियड से लेकर के जिस जात से हम लोग आते हैं, जिस गोत्र से हम लोग आते हैं, उस पर पूरे देश के लोगों का नज़र है कि ये विश्वासी कौम है। हम लोग कहीं किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। जहाँ कहीं भी रहेंगे तो ईमानदारी से रहेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ठीक है एनडीए ने छोड़ दिया, बातचीत नहीं हुई, उसके बाद हमने कुछ तस्वीरें देखी थी, आप लालू यादव से आपकी मुलाकात हुई, तेजस्वी से आपकी बातचीत हुई, तो क्या आप महागठबंधन से बातचीत चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं आपको बता देता हूँ कि बीतक अगले साल जो बीत गया, चूड़ा दही का भोज होता है बिहार में, मकर 14 तारीख को चूड़ा दही का भोज था, लेकिन 2 दिन हो गया था, 14 और 15 जनवरी हो गया था। हम लोगों ने इसी कोठे में 15 जनवरी को चूड़ा दही का भोज किया था, निमंत्रण हम लोगों ने दिया था। और तकरीबन सभी दल के लोगों को मैं निमंत्रण दिया था। लेकिन हमारे यहाँ महागठबंधन के जितने भी बड़े नेता थे, छोटे नेता थे, सभी लोग हमारे यहाँ आए। और ख़ास करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो बीमार की स्थिति में थे वो भी मेरे यहाँ आए, बीमारी हालत में भी आए। आकर के मेरा मान और सम्मान उन्होंने बढ़ाया। और उसी दिन से जब हम गठबंधन को छोड़ दिए, एनडीए गठबंधन से हमने नाता तोड़ लिया। देखिए देश में 2 ही गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है और दूसरा इंडिया गठबंधन है। और स्वाभाविक बात है कि जब हम एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिए तो इंडिया गठबंधन के साथ है हमारा जो आरजेडी गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उनसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता शुरू से अच्छा रहा। वो तो दोनों परिवारों में अच्छे रिश्ते शुरू से अच्छा रहा है। और 1990 में जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पहले तो साथ थे ही, कैबिनेट में रहे, मुख्यमंत्री बने थे, तो मुझ पर उन्होंने इतना विश्वास किया था कि मुझको सबसे पहले उन्होंने राज्य मंत्री बनाया, फिर हम कैबिनेट मिनिस्टर बने और 8 वर्ष तक उनके मंत्रिमंडल का मैं सहयोगी रहा। और आज भी जहाँ कहीं भी मुलाकात, मैं जब एनडीए गठबंधन में भी गया था, फिर भी मेरा रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता हमारा उस परिवार से शुरू से रहा, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता रहा और आज भी है। तो जब 2 गठबंधन देश में है तो एक गठबंधन से मैंने नाता तोड़ लिया, तो अब दूसरा गठबंधन बचा। लेकिन हमारी पार्टी का ये अभी हुआ है धीरे कि चलो गांव की ओर अभी हम 22 जिला का भरवन किए हैं और 16 जिला भी बाकी है। 1 महीना 15 दिन 20 दिन के अंदर में हम सब प्रोग्राम बन रहा, जब 38 जिला का हम भरवन कर लेंगे। और अभी हम समीक्षा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी किस स्तर पर कहाँ है, नहीं है। और साथ ही साथ अब जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ से हम अब चुनाव लड़ सकते हैं, जहाँ हमारा सूटेबल उम्मीदवार हो,
जिताओ उम्मीदवार हो, ये भी हमारा इंटरनल सर्वे हो रहा है। और सब जब समय आ जाएगा तो फिर जब चुनाव का 2 महीना 3 महीना बचेगा तो फिर पार्टी का फैसला होगा। हमने तो कुछ सीटें सोची हैं क्या अभी की, अभी कम से कम इतनी नहीं, सीटें देखिए, या फलानी फलानी सीटें तो हम अभी लड़ेंगे? मैं ज़रूर सोचा हूँ, लेकिन मैं इसको बताया नहीं है। ओपन नहीं करूँगा। मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन मतलब महागठबंधन आरजेडी में किसी से बातचीत कि बातचीत तो मैंने आपको कहा ना, हमको नहीं, सीटों को लेकर, नहीं, मैं नंबर को सीट लेकर के लेकर के अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। सीट के लेकर के बात होगी, 1 महीने के बाद बात होगी। पहले हम जब विधिवत किसी गठबंधन में चले जाएंगे तब हम उस गठबंधन के अंग माने जाएंगे, तब फिर विधिवत हम सीट के संबंध में बात करें। एक चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है ये कि इंडिया गठबंधन में वो ये माना जा रहा है कि आप और आपकी पार्टी की एंट्री के मद्देनज़र कुछ सीटों को गिन रहे हैं। वो सीटें जो चर्चा है, मैं ये इसको चर्चा के हवाले से कहता हूँ आपको, जो चर्चा है कि वो सीटें 7 से 10 तक हो सकती हैं। तो क्या ये बात आप तक भी पहुँची हैं कि 7 से 10 सीटें? देखिए, ये बात अखबार मीडिया प्रेस मीडिया के साथी के द्वारा जो आपको सोशल मीडिया है उस पर बराबर आता है। कभी कुछ आता है, कभी कोई 15 लिखता है, कोई 10 लिखता है, कोई कुछ लिखता है, लेकिन उस सब वो बात कोई ऑथेंटिक नहीं है। सोशल मीडिया का बात है, वो सब आप भी जान रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या आता है। सीट के संबंध में अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इतना बात तय है कि जब कभी भी हम उस गठबंधन में जाएंगे तो जो हमारी पार्टी का जो स्टेटस है, देखिए हमारी पार्टी पुरानी पार्टी है, 25 वर्ष की पुरानी पार्टी है और शोषित दलित पिछड़ा अकलियत की हम हिमायती रहे हैं, तो उसी हिसाब से निश्चित रूप से मुझको सम्मान मिलेगा और सम्मानजनक सीट पर समझौता होगा। एक और बड़ी चर्चा हो रही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप जिलेवार जाएंगे, आप अलग अलग ज़िलों में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद पार्टी जो तय करेगी। वहीं बार बार चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, बिहार आना चाहते हैं, बिहार की राजनीति करेंगे। चाचा होने के नाते आपकी क्या असर है? खाने वाले की जितनी भूख होती है भाई साहब, खिलाने वाले की भूख होता तो समझे नहीं। हमको भूख लगा हुआ है, इच्छा हमारी खाने की, आप खिलाने वाले हैं तो हमको खिलाइएगा खाना, तब लोग खा पाएगा। तो बिहार विधानसभा का चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, और बिहार की जनता बहुत ही पॉलिटिकलाइज है, ये आप जान लीजिए। पूरे देश में बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ की मतदाता सभी स्टेट से अधिक पॉलिटिकल लोग हैं। और जैसे आप देखिएगा, जब कभी कोई आंदोलन शुरू हुआ है तो उसकी शुरुआत बिहार से ही हुई है। जयप्रकाश नारायण जी की शुरुआत बिहार से ही हुआ और उसी में पूरा देश का चक्का जाम हुआ। तो खाने वाले की जितनी भूख है उतनी खिलाने वाले की भूख नहीं है, और बिहार की जनता है। और इतना आसान नहीं है। आपको किसी ने कहा, कोई आज तक हमको एक भी पब्लिक का नाम बता दिया जिससे कहा हो कि चिराग पासवान जी आए बिहार में चुनाव लड़े? जो न्यूट्रल व्यक्ति है, उनकी पार्टी के तो सांसद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। अरे पार्टी के सांसद तो कहेंगे ही, जो परिवार का सदस्य है उसको कहेंगे ही। जो न्यूट्रल व्यक्ति है, जो न्यूट्रल आदमी है पूरे बिहार के लोग, उसमें से कोई व्यक्ति कहा है कि बिहार की आवश्यकता है, बिहार में आइए? वो तो मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्टर। हम अपने मन से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे तो नहीं ना होगा। जनता मुझको चाहेगी तब न होगा, ये खुशी की बात है, लेकिन जनता हमको चाहेगी तब न। जनता सर्वोपरि है भाई साहब, और बुलेट से बेसी ताकत है बायलेट में, जब जान लीजिए। और जब चुनाव का समय आने का तो जो आप देख लीजिएगा कि जनता किसको बुला रही है, ये आपको नवंबर में फैसला हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको सीधे तौर पर बिहार के 2 युवा चेहरों की बात कर लूँ कि तेजस्वी या चिराग, हु इज़ बेटर, कौन ज़्यादा बेहतर बिहार के लिए होंगे? बिहार के लिए दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार के कमान संभाल चुके हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, तेज तरार आदमी है, नाम भी तेजस्वी है, तेज तरार लोग हैं, उनका वोट बैंक भी बिहार में काफ़ी अधिक संख्या में है। और निश्चित रूप से जब बिहार का चुनाव होगा तो मुझको लगता है कि जो दोनों में जो युवा में तुलना करिएगा तो उसमें जो अभी सर्वे है, आप सर्वे का रिपोर्ट देखिए ना भाई, आप इन लोगों का सर्वे है, प्रेस मीडिया का सर्वे है, उसमें कहाँ 70-72% लोग तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं और कहाँ आपको 4% लोग चाह रहे हैं। हमारा ही सर्वे तो कोई तुलना तो है नहीं। कहाँ 70-75% लोग चाह रहे हैं
उसमें इवन कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी बहुत नीचे आया है सर्वे रिपोर्ट। तेजस्वी सीएम की रेस में नंबर 1 बने हुए हैं, नंबर लगातार 1 बने बने हुए हुआ है, जिसकी चर्चा आप लोगों ने की, इन लोगों का नंबर तो 5वां 6ठा नंबर है। हैं। तो इसलिए वो तो क्योंकि एनडीए में कई चेहरे हैं ना, तो इस वजह से भी उस नंबर बढ़ते हैं। नहीं, एनडीए के चेहरा से मतलब नहीं है, आरजेडी भी बहुत चेहरा है, नहीं, जनता जब दल यू भी उस बहुत सर्वे का चेहरा है। सवाल में चेहरे कांग्रेस में भी 5 हैं। नहीं, कांग्रेस में भी बहुत चेहरा है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में चेहरा नहीं है, लेकिन चेहरा पर वोट पब्लिक नहीं देती है। पब्लिक देती है आपके आचरण पर, आपके काम पर, क्रियाकलाप पर जनता वोट देती है, चेहरे पर वोट नहीं देती है। तो अभी जो सर्वे रिपोर्ट आया, चाहे जो भी सर्वे हो, उसमें पूरे बिहार में मुख्यमंत्री के कुर्सी के नज़दीक पहुंचने वाला व्यक्ति का नाम है श्री तेजस्वी यादव। जैसे अब चूंकि युवा चेहरों की मैं बात कर रहा हूँ, तो लगभग मैं देख रहा हूँ कि सभी नेताओं की नेक्स्ट पीढ़ी की पॉलिटिकल डेब्यू हो रही है। अब निशांत की भी चर्चा हो रही है, तो क्या आपके भी परिवार में आपके बेटे की पॉलिटिकल एंट्री होनी है? कोई सीट आप लोग देख रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ें इस बार? देखिए, अभी प्रेस मीडिया में चर्चा है, हम्म, मेरे बेटे के बारे में चर्चा है कि वो राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अलौली सीट को लेकर भी कहा जा रहा है। हाँ, अलौली सीट चूँकि मेरा वो कर्म भूमि भी है, मेरा जन्मभूमि भी है, और सबसे पहले आपको पता होगा कि 69 में हमारे बड़े भाई साहब पहली बार अलौली विधानसभा से विधायक बने, 69 में। और उसके बाद जब वो लोकसभा का मेंबर हो गए हाजीपुर से, तो मैं 77 में मैं अलौली से मैं विधायक बना, और वहीं से एक विधानसभा क्षेत्र से मैं 7 बार विधायक रहा। तो वो मेरा जन्मभूमि भी है, वो मेरा कर्मभूमि भी है। तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यश राज पासवान अलौली से चुनाव लड़ेंगे, वो विदेश से पढ़ उड़ के आया है, अच्छा इंटेलिजेंट लड़का, लेकिन अभी हमारी पार्टी का फैसला नहीं हुआ। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की फैसला जब होगा, तब उसके बाद आगे की बात हम बताएं। एक जैसे चूंकि आपने परिवार की बात की, तो उसी हमने ये भी देखा कि आपके परिवार का झगड़ा भी अब बहुत ज़्यादा दिखने लगा। पहले ऐसे राजनीतिक परिवारों में ऐसे झगड़े बहुत कम दिखते थे। आप बड़े हैं, आप मतलब ऐसा भाई साहब, हाँ। आप एक बार जान लीजिए कि हमारे परिवार तब में जमीन कोई- वमीन विवाद तो हमारे- कभी हमारे आता पर- नहीं था हमारे सामने। परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, हम्म, वो पॉलिटिकल रगड़ा है। आपने कहा कि आपके बेटे चुनाव लड़ेंगे, तो पॉलिटिकल रगड़ा है। देखिए, हम 3 भाई थे, तो अभी जॉइंट फैमिली है, संपत्ति जॉइंट है, तो उसमें तो तीनों भाई का अधिकार होगा। एक हमारी बहन भी है, तो 4 जगह अधिकार होगा। तो 4 जगह अधिकार है, और वो ज़मीन, वो मकान जो है हमारे पिताजी के नाम से है, तो उस ज़मीन में मेरा अधिकार है कि नहीं है? तो ये तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये सब कहा गया है। और जो व्यक्ति, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति की, जो हमारी भाभी जी है, उनको जानकारी नहीं है कि मैं केस किया, उनके नाम से वो अंगूठा का निशान देती हैं, और उनके नाम से दस्तखत करके को भेजा गया। ये सब जांच का विषय, सब जांच हो रहा है। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि वो इस बार का झगड़ा फिर अलौली की सीट, पिछली बार लोकसभा में हाजीपुर नहीं, फंस वो गया, सबको झगड़ा नहीं हो, अलौली की सीट फंस रही हो, इस नहीं, वजह से झगड़ा चल रहा है। फंसेगा। आप भी चाह रहे हैं कि वहाँ अबे अलौली सीट पॉलिटिकल का- विरासत बढ़ जाए, उधर भी हाँ। चाह रहे होंगे अलौली सीट। अलौली सीट किसी के चाहने से झगड़ा थोड़े होगा, वहाँ की जनता ने वोट देगी जी। आपका तो प्रेस मीडिया के साथी गया था सरवनी, हमारे गांव में गया था, और एक स्वर से लोगों ने, गांव का लोग चाहे किसी जात धर्म का लोग हो, सभी लोगों ने एक स्वर से कहा, और सभी लोगों ने कहा कि झगड़ा नहीं है, रगड़ा है, गलत है। किसी एक व्यक्ति के कहने से थोड़े होगा, समाज ने है, समाज से तब ऊपर नहीं न है। वो तो आपको समय बताएगा, अक्टूबर नवंबर, आप देख लीजिएगा कि झगड़ा है कि रगड़ा है कि क्या है। नहीं, लेकिन राजनीति और परिवार दोनों में कहते हैं कि जो बड़ा होता है वो माफ़ करता है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि ऐसी माफ़ करने लायक बात होगी तब तो माफ़ किया जाएगा। अच्छा, एक बात आपसे पूछते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि पूरे बिहार के लोगों को इस बात की जानकारी है, किसी भी दल के लोगों से पूछ लीजिए कि हमारे तीनों भाई में जो घनिष्ठता थी, राम, लक्ष्मण और भरत की जोड़ी, हम लोग तीनों भाई थे। अब तीनों भाई में जब तक तीनों भाई हम लोग जीवित थे, 2 भाई हमारे नहीं रहे, आखिर कौन सी परिस्थिति आई कि हमारा परिवार टूट गया और पार्टी टूट गया? ये तो अब देखिएगा ना जी। हम लोग देखिए, बाबा चौहरमल के वंशज हैं, सीधे चलने वाले व्यक्ति हैं, आगे पीछे नहीं देखते हैं। और इस विवाद में, ये बहुत बड़ा विवाद है,
इस विवाद में जाना भी ठीक नहीं है। ठीक है। इस विवाद में जाना भी ठीक नहीं है, इसलिए समय का इंतजार करिए। जब चुनाव का समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। इस कहावत है, रहीमन की भी कहावत है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहमन फाटे दूध को, मथे न माखन। भाई साहब, जब पार्टी टूटती है, जब दल टूटता है तो दल जुट सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता। ये तकलीफ़ है, ये गम है, इसलिए इसका समाधान संभव नहीं है। जब आप ये बात बोलते हैं तो आप थोड़े भावुक भी हो जाते हैं, मतलब चोट बहुत है आपको। मैं तो परिवार को सींचा हूँ, और जिस व्यक्ति की चर्चा आप करते हैं उसको मैं गोदी में खिलाया हूँ, ये अब जान लीजिए। और मेरे लाड प्यार के चलते कितनी आगे बढ़ा लोग, वो पूरे बिहार के लोग जानते हैं। और जब उस तह में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मेरे गांव में जाकर पूछ लीजिए, किसी भी जात धर्म के लोगों से पूछ लीजिए, किसी भी। अरे हम शहरबन्नी में पैदा लिए हैं, हम वहाँ के निवासी हैं, कोई बाहर का आया तो बाहर का क्या उससे कुछ होगा जी। जो आदमी सोना का चम्मच लेके पैदा किया, उस शहरबन्नी गांव में खेती कैसे होता है क्या, उसको क्या मालूम। हम लोगों ने दुख भी देखा है, हम लोगों ने सुख भी देखा है। हम लोग खली लेके दीवार में पढ़ने जाते थे, बोरा लिखा बिछा करके स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। हम 3 भाई थे, तीनों भाई पढ़ने जाते थे, 2 नदी पार करके पढ़ने जाते थे। हम लोग उस कठिनाई से गुजरे हैं, इसलिए परिवार के प्रति भाई साहब मोह है। आज पार्टी हमारी टूट गई है तो दिल में दर्द जरूर है, क्योंकि हम परिवार के कर्ता धर्ता थे, और पार्टी क्यों टूटी ये दिल में दर्द है, लेकिन अब उसका तो कोई उपाय नहीं है। चलिए, मैं आखिरी में कुछ और सवाल ले लेता हूं आपसे। एक कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता, लगातार यहाँ उनकी पदयात्रा हुई, तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस अगर बेहतर मजबूत होती है बिहार में तो बेहतर है महागठबंधन के लिए? लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है कि दलित वोट पर उनकी भी नज़र है। देखिए, आज के तारीख में आपको याद होगा कि आज से 2 महीना पहले जब पार्लियामेंट हाउस चल रहा था तो उस समय आदरणीय गृह मंत्री जी का जो बयान आया पार्लियामेंट हाउस में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक जो बात उन्होंने कही, तो उससे पूरा देश का दलित, पूरे देश का दलित, इवन कि बिहार नहीं, पूरे देश का दलित है नाखुश है इस बयान से। कि जिस व्यक्ति को दलित समाज के लोग भगवान मानता है, और उस व्यक्ति के साथ अपमानजनक है शब्द की टिप्पणी करिए, तो ये उतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए पूरा दलित, पूरे देश का पूरा दलित जो है, मेरे हिसाब से अभी एनडीए गठबंधन के विपरीत में। एक और नेता उन्होंने पार्टी बनाई, लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, चर्चा खूब हो रही है, प्रशांत किशोर। कैसे देखते हैं आप उनको? अब मैं क्या बोलूँ, प्रशांत किशोर जी का तो जो रैली हुआ था 1 महीना पहले आपने देख लिया होगा। रैली सभी पार्टी के लोगों ने रैली किया पटना में, मैं भी किया, प्रशांत किशोर जी ने भी किया, कोई ID गुप्ता जी उन्होंने भी किया, और वो तीसरी शक्ति बनाने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है यदि वो तीसरी शक्ति बनावे और शोषित दलित पिछड़ों की बात करते हैं तो अच्छी बात है। तो अगर कोई 2 गठबंधन के अलावा कोई तीसरा गठबंधन बनता है और उसमें अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप जाएंगे उस तरफ? नहीं, नो। आप इसी मतलब दूसरे गठबंधन के? देखिए, अब मैंने आपसे पहले कहा कि हम लोग बिकाऊ माल नहीं हैं। हमारे पिताजी संत थे, और मैं बाबा चूहड़मल जी का खानदान हूँ। और मैंने आपको पहले ही कहा कि पासवान जाति जो जिसको अब साध कहते हैं देहाती भाषा में, वो रक्षक माना जाता है। पासवान का मतलब होता है रक्षा करने वाला जात है। और इसी के तहत आप देखिएगा कि सदियों से लेके आज तक जितना भी चौकीदार, दफादार, रखवार होता था, पासवान समाज के लोग ही होता था। तो हम लोग सीधे चलने वाले आदमी हैं,
पीछे मुड़ के नहीं चलते हैं और किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ है, मैं एनडीए गठबंधन में था 10 वर्ष से, मैं पूरी ईमानदारी के साथ था। फिर मैं दूसरे गठबंधन में जाऊंगा तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ रहूँगा। तीसरे गठबंधन से कोई बातचीत नहीं? नो नो। आपके अनुसार अभी बिहार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी देखते हैं आप? मैंने तो आपको कहा ना कि जनता जिसको चाहेगी वो सर्वोपरि है। और जनता का जो सर्वे है, सर्वे रिपोर्ट आप लोगों ने देख लिया होगा कि बिहार का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन होगा। हमसे तो बेसी अच्छा आप बताइएगा, आप ही का सर्वे है कि सबसे अच्छा युवा नेता में कौन है। तेजस्वी यादव जी का नाम आ रहा है। फिर भी कोई एक नंबर बता दीजिए कि कम से कम आप इतनी सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे। आपकी इच्छा है कि 100 सीटें, 243 सीटें? मैं अकेले कुछ नहीं, हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और हमारे पार्टी में राष्ट्रीय अब तो 6 ही महीने बचे हैं। हाँ, संसदीय दल के हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय सूरजभान सिंह जी हैं, और बिहार में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हमारे जो MLC साहब हैं वो हैं। सब हम लोग बैठक बुलाएंगे। बैठक बुलाने के बाद जो सर्वसम्मति से फैसला होगा और जो जितना सम्मानजनक मुझको सीट मिलेगा, मुझको पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से सम्मानजनक सीट मिलेगा और हम लोग उस गठबंधन के साथ जाएंगे। चलिए, ये हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और RLJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस थे, जिन्होंने 2 बातें बहुत साफ तौर पे कही है। एक कि एनडीए से नाता तोड़ चुके हैं, महागठबंधन से अभी बातचीत हुई नहीं है। अगर रिश्ते अच्छे रखने हैं तो जो सम्मान देगा उसके साथ रिश्ता बनाया जाएगा। फैसला पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगी, उसके लिए इंतजार करना होगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे की भी पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है। वो आए हैं, अब काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी फैसला पार्टी के बोर्ड की मीटिंग में होगा। तो कुल मिलाकर 2 बातें बड़ी खास है कि सीटें तय नहीं है, लेकिन गठबंधन की ओर इशारा है और साथ ही एक नई पीढ़ी की पॉलिटिकल एंट्री होने जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े बिहार तक पर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।